हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड की बात करेंगे ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। प्रीवियस वाले लेक्चर में मतलब लेक्चर 1 में हम लोगों ने अल्टरनेटर, स्लिप रिंग और ब्रशेस असेंबली, रोटेटिंग फील्ड या रोटेटिंग आर्मेचर, स्टेटर, रोटर, सेलिएंट पोल टाइप, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, ठीक, ये सब देख लिया था, जिसमें वाइंडिंग टर्मिनोलॉजीज़, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग और इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है हमारी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, हाउ वी डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो कुछ चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं, जैसे लेट फाई क्या है हमारा, फ्लक्स पर पोल, पी नंबर ऑफ पोल्स, NS हमारा सिंक्रोनस स्पीड इन RPM, F सप्लाई फ्रीक्वेंसी या इंड्यूस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ZPH कॉल्ड कंडक्टर पर फेज, देन ZPH इज ऑल्सो इक्वल टू Z/3 एज पर नंबर ऑफ फेज इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंगल कंडक्टर प्लेस किया एक स्लॉट में। तो जब आप ऐसा करते हो और उस स्लॉट के लिए आप एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हो, नथिंग बट द स्मॉल फ्लक्स, और स्मॉल फ्लक्स हम कैसे डिनोट करते हैं, डी फाई से, और उस डी फाई के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है हमारा dt। तो एवरेज वैल्यू हो जाती है डी फाई ओवर dt। ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ एक सिंगल कंडक्टर में है, ठीक। तो अगर हम पर कंडक्टर की बात करें तो सिंपली से हमें पता है कि अगर हम ई एवरेज निकालें तो फ्लक्स कट इन 1 रेवोल्यूशन ऑब्लिक टाइम टेकन, तो डी फाई ओवर डी टी हो गया। तो टोटल फ्लक्स कट इन 1 रेवोल्यूशन, तो फाई इंटू पी, फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ओके। अब आप वैल्यू को ऐसे पुट करेंगे, टाइम टेकन ले लिया, तो टाइम टेकन हमने लिया सेकेंड्स में, तो 60/NS हो गया हमारा टाइम टेकन। तो ई एवरेज पर कंडक्टर आपका निकल के आएगा 5p/60/NS। 5p हमारा टोटल फ्लक्स और टोटल टाइम 60/NS। तो इक्वेशन बिकम्स 5pNS/60। अब इस पूरी इक्वेशन में हम pNS/60 को रिप्लेस करें 2f से। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो एवरेज ई एवरेज पर कंडक्टर बन के आता है 2f5 वोल्ट्स। यह है आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हमने एज्यूम जो किया है फुल पिच वाइंडिंग, ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम किया फुल पिच वाइंडिंग, मतलब हमारा 180 डिग्री अपार्ट, पोल पिच कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो ईएमएफ पर टर्न इज इक्वल टू ट्वाइस। आप टर्न की बात करते हो तो एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स ऑफ F5 वोल्ट्स, ये निकल के आया आपका ईएमएफ पर टर्न। नेक्स्ट लेट टी फेज। टी फेज क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कनेक्टेड इन सीरीज़, और हमने एज्यूम की है वाइंडिंग का नेचर जो है वो है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। आपने एक ही स्लॉट में सारे के सारे कंडक्टर प्लेस कर दिए हैं। तो ई एवरेज ई फेज जिसे हम बोलेंगे अब कैपिटल ई फेज इज इक्वल टू जो भी टर्न्स पर फेज अवेलेबल है मल्टीप्लाइड बाई एवरेज ईएमएफ पर टर्न, आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन बिकम्स टी फेज इंटू 4f5। नाउ अब हम चूँकि AC पढ़ते हैं तो AC में मोस्टली हम पढ़ते हैं RMS वैल्यूज़, हम एवरेज वैल्यू इतना स्टडी नहीं करते हैं। तो सारे के सारे डाटा हमारे एवरेज वैल्यू में ही डिनोट होते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने यूज़ किया फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसोइडल वेव, जो कि हमारा 1.11 है, RMS/एवरेज है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो ई फेज इज इक्वल टू KF टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू 1.11 पुट किया, तो जो रिज़ल्ट आपको मिला वो मिला आपका 4.44 FI टी फेज वोल्ट। ये है हमारी EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर।
अब ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेट करने के बाद या डिराइव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉइल स्पैन फैक्टर या फिर पिच फैक्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में केसी और केडी दोनों ही स्टडी किए हैं, बट हमने दोनों का सिर्फ फार्मूला स्टडी किया था कि केसी इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और केडी इज़ इक्वल टू साइन एम बीटा अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, ये स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पर हमको पूरा का पूरा डेरिवेशन और डेफिनेशन वो भी लेमैन लैंग्वेज में स्टडी करना है। तो डेफिनेशन क्या है? द फैक्टर बाय विच इंड्यूस ईएमएफ गेट्स रिड्यूस ड्यू टू शॉर्ट पिच इज कॉल्ड पिच फैक्टर। सिंपल सा है, डिनोटेड बाय कैपिटल केसी। फॉर्मूला क्या है? ई आर व्हेन कॉइल इज़ शॉर्ट पिच और ई आर व्हेन कॉइल इज़ फुल पिच्ड। आपने दोनों की वैल्यू लिखी, देखिए ट्वाइस ऑफ ई कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन ट्वाइस ई, तो फॉर्मूला बन के आया हमारा कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब फार्मूला तो हो गया, लेकिन ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ? तो लेट्स सी द डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हमने कुछ चीज़ें फिर से एज्यूम की, जिसमें लेट अल्फ़ा एंगल वाई विच कॉइल्स आर शॉर्ट पिच। अब शॉर्ट पिच कॉइल के बारे में हम पहले भी स्टडी करें हैं, तो जब हम शॉर्ट पिचिंग करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कुछ एंगल भी शॉर्ट पिच होता होगा, तो वो एंगल लेट से अल्फ़ा है, दैट इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय विच कॉइल्स आर शॉर्ट पिच। तो इसके लिए फार्मूला मिल गया। या फिर एक और फार्मूला 180 डिग्री माइनस एक्चुअल कॉइल स्पैन। आप बगल में डायग्राम देखेंगे तो आपका जो एक्चुअल कॉइल स्पैन है और आपने अल्फ़ा डिग्री से शॉर्ट पिच कर दिया है, तो जो नेक्स्ट आपका कॉइल स्पैन बना हुआ है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब लेट एक और डाटा कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है आपका? इंड्यूस ईएमएफ इन ईच कॉइल साइड। जो आपकी कॉइल साइड होंगी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो एक टन के लिए आपकी कितनी कॉइल्स कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो? 2। तो एक तरफ ई, दूसरी तरफ ई, तो टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि नॉर्मली कुछ नहीं है, एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू है, तो ई रिजल्टेंट कितना आएगा? ई प्लस ई इज इक्वल टू ट्वाइस ई। ओके, अब नाउ द कॉइल इज़ शॉर्ट पिच। अब आपने क्या किया? कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड बाय एन एंगल अल्फ़ा। तो जैसे ही आपने कॉइल स्विच शॉर्ट पिच की तो ओ ए, आप डायग्राम में देखिए, फेजर डायग्राम, ओ ए कॉइल एज सच है, ए बी को आपने एक एंगल अल्फ़ा से शॉर्ट पिच किया। आप डायग्राम में ध्यान दीजिए, ओ ए जो है आपका एस इज इट इज़ प्लेस है, लेकिन आपने ए और बी को आपने बाई एंगल शॉर्ट अल्फ़ा से शॉर्ट पिच कर दिया है। तो जो रिजल्टेंट ई आर है, अब इस केस में कैसे निकालोगे आप? एल्जेब्रिक सम तो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे? वेक्टर सम या फिर फेज़र सम। तो आप जब फेज़र सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें फेज़र की प्रॉपर्टीज़ लगाओगे, ई आर कैलकुलेट करोगे। तो लेंथ ऑफ ओ सी इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ सी बी। अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो दोनों की लेंथ बराबर हो जाएंगी, नॉर्मली ई आर बाई 2 हो जाएंगी। फिर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप एंगल फाइंड करोगे, एंगल बी ओ ए, जो कि क्या बनेगा आपका? अल्फ़ा बाई 2। क्यों? क्योंकि ओ ए और ए बी लेंथ आपकी इक्वल है। तो जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे तो ये जो निकल के आएगा एंगल अल्फ़ा बाई 2 बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो इस कैलकुलेशन से आप फॉर्मूले में जब आपने ए सी परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो जो आपने ट्रायंगल कंसिडर किया ओ ए सी, इसमें कॉस अल्फ़ा बाई 2 लगाएंगे। कॉस अल्फ़ा बाई 2 मतलब कॉस अल्फ़ा बाई 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ सी अपॉन ओ ए, ई आर अपॉन ट्वाइस ई। और इस वाले मेथड से जो टोटल ई आर निकल के आया वो निकल के आया 2 ई कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? के सी इज़ इक्वल टू ई आर व्हेन कॉइल इज़ शॉर्ट पिच्ड। तो जो आपने अभी ई आर कैलकुलेट किया है ये कब है? जब आपकी कॉइल्स आर शॉर्ट पिच थी, तो आपने वैल्यू पुट कर दी ट्वाइस ई कॉस अल्फ़ा बाई 2। सेकेंड केस में नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में ई आर व्हेन कॉइल इज़ फुल पिच्ड, मतलब ट्वाइस ई, तो आपने ट्वाइस ई पुट कर दिया। ठीक, ई से ट्वाइस ई कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला बिकम्स के सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। तो डेरिवेशन भी तैयार हो गया, फॉर्मूला भी याद हो गया और
डेफिनेशन भी याद हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के डी से। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के डी। अब डेफिनेशन की बात करें तो द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट ईएमएफ व्हेन कॉइल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिजल्टेंट ईएमएफ व्हेन कॉइल्स आर कंसंट्रेटेड, और इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 आती है। बहुत आसान समझना, ठीक। तो वही चीज़ है जैसे हमने केसी में क्या कंसिडर किया था, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। कॉइल्स आर शॉर्ट पिच और कॉइल्स आर फुल पिच्ड। इस केस में क्या है, रेशियो लेना है ई आर का कब, जब कॉइल्स क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किससे, जब कॉइल्स क्या हो, कंसंट्रेटेड हो। तो वही पुराने के सब में हमने ई माना और ये माना। तो डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन हमको कैसे तैयार करना है। तो हमने एज्यूम किया कि लेट एन स्लॉट्स पर पोल और एम क्या है, स्लॉट्स पर पोल पर फेस, ठीक। हमने एज्यूम किया स्मॉल एन को और स्मॉल एम को। द एंगल सबटेंड बाय द ईच फेजर एट ओरिजिन ओ इज़ बीटा। बीटा हमारा स्लॉट एंगल है। अगर ओरिजिन ओ है तो उस ओरिजिन से आप देखते रहो कि सारे के सारे एंगल हमारे क्या हैं, बीटा एंगल हैं, हर एंगल बीटा, ठीक। एक एम इक्वल साइड का पॉलीगन है, ठीक, सब्सक्राइब्ड बाय अ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, जिसमें ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड गोज ऑन रिप्रेजेंट्स क्या, ईएमएफ पर कॉइल। आपके ये क्या है, ईएमएफ पर कॉइल, जैसे ए बी सी डी एंड गोज ऑन ईटीसी करते हैं, ये क्या है हमारे, रिप्रेजेंट ईएमएफ पर कॉइल। नेक्स्ट बीटा हो गया स्लॉट एंगल। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो फार्मूला एग्जिस्ट करेगा। तो जो ट्रायंगल है हमारे, कौन से ट्रायंगल, ओ ए बी ओ बी सी ओ सी डी एंड गोज ऑन, ये सब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई, क्या मैंने बताया था, रिप्रेजेंट्स ईएमएफ पर कॉइल, ठीक। अब लेट एक्स, आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम साथ में आपके लगा हुआ है, एक्स क्या है हमारा, एक बेस एंगल है, और ये बेस एंगल चूँकि दोनों जो आपका पॉलीगन है उसका रेडियस हर जगह सेम रहेगा, तो दोनों तरफ का एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए कैसे रहेंगे, एक्स, और यही प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल में एग्जिस्ट करेगी, ओके। और एक ट्रायंगल आपका है एक एंगल है आपका ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। आपने कहा कि ये एंगल लेट से वाई है, एक्चुअल में है तो बीटा, वो हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, लेकिन लेट से क्या है आपका वाई। तो ट्रायंगल ओ ए बी, अब ट्रायंगल ओ ए बी में ध्यान से देखिए, आप अगर अलग से भी देखेंगे तो आप अपना खुद से भी बनाएंगे। तो ट्रायंगल ओ ए बी पे ध्यान दीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपने तीनों एंगल लिख लिए, ठीक। एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यू पुट कर ली, 2x प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को कंपेयर किया अब इक्वेशन से, तो आपने कंक्लूज़न दिया कि जो मेरा y एंगल है वो नथिंग बट द बीटा, और बीटा क्या है हमारा, स्लॉट एंगल है। सारे के सारे एंगल्स ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, अब बीटा हो जाएंगे। और हमारा जो एम पॉइंट है, आप देखिए डायग्राम में जो लास्ट पॉइंट एम दिख रहा है, इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द लास्ट फेजर। तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बीटा, यानी एम बीटा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एम बीटा।
और जो ए एम साइड है रिप्रेजेंट कर रही होगी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ईएमएफ्स। नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन। अब हमने कंसिडर किया ट्रायंगल ओ ए बी, आपने सेपरेट ट्रायंगल ओ ए बी मैंने आपको दिखा रखा, आपने बना लिया, इसमें अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की। लेंथ ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू आपने कैलकुलेट किया, कितना लेंथ ऑफ ए बी है, ई, लेंथ ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू ई। फिर आपने लेंथ ऑफ ए एफ, ओ पॉइंट से आपने एफ पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो बाइसेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के रेडियस आर आर हैं, तो ये भी e/2 ये भी e/2 हो जाएगी, तो ए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e/2। ओ ए कितना हो जाएगा, वो भी तो रेडियस आर गिवन है, तो आपने इस ट्रायंगल में साइन ऑफ β/2 अप्लाई कर दिया। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने e/2 अपॉन आर, e/2 हमारा परपेंडिकुलर, आर क्या होगी इस ट्रायंगल के लिए, हाइपोटेन्यूज। तो e की वैल्यू निकल के आई, e की वैल्यू ट्वाइस आर साइन ऑफ β/2, e की वैल्यू क्या निकल के आई, ट्वाइस आर साइन ऑफ β/2। अब कंसिडर किया ट्रायंगल ओ ए एम, जिसमें OAM, OG is the perpendicular drawn from O to its base bisecting angle OAM β/2। तो जो आपका एंगल है OAOG इज इक्वल टू GOM इज इक्वल टू बना M β/2। तो एंगल क्या बना आपका, M β/2। ठीक, नेक्स्ट इसकी अगर हमने लेंथ निकाल ली तो क्या लिख लेगी आपकी, लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AM। जो साइड में डायग्राम बना है, आई थिंक ये डायग्राम उससे रिलेटेड नहीं है, आप पूरा बड़ा डायग्राम कंसिडर करेंगे। कौन सा वाला, ओ, आप जाएंगे तो OAM वाला डायग्राम। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से बैक में जाके दिखा देता हूँ, ये वाला डायग्राम OAM ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें आपने अप्लाई किया तो जो आपकी AM लेंथ है वो ER हो जाएगी। ठीक, AG लेंथ क्या है, ER/2, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर G पे डाला हुआ है, तो साइन ऑफ M β/2 हो जाएगा आपका अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ER/2 अपॉन R। तो टोटल ER कब, जब कॉइल्स कैसी हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो निकल के आया ट्वाइस R साइन ऑफ M β/2। अब इसको हमने अपने फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन फॉर्मूले में पुट करने से पहले जब कॉइल्स आपकी कंसंट्रेटेड है तब वैल्यू क्या निकलेगी। तो कंसंट्रेटेड के केस में सिंपली क्या है कि जो भी आपका हर एक कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ हुआ है उसको M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने मल्टीप्लाई किया, ER इज इक्वल टू ME। ठीक, तो E इज इक्वल टू ट्वाइस आर साइन ऑफ β/2। इस E की वैल्यू आप पहले ही उस ट्रायंगल में कैलकुलेट किए थे, कौन सा ट्रायंगल था आपका, OAB में। अब इस वैल्यू को पुट कर दिया आपने इन प्लेस ऑफ E, तो रिजल्टेंट ER व्हेन कॉइल्स आर कंसंट्रेटेड कितना निकल के आया, ट्वाइस MR साइन ऑफ β/2। अब इसी दोनों चीज़ों को हमने पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में। जब कॉइल्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड थी तो आपका ER था ये, कॉइल्स आपका कंसंट्रेटेड थी तो आपका ER है ये, दोनों को पुट किया जिसमें ट्वाइस और ट्वाइस R कैंसिल आउट हुआ। फॉर्मूला बिकम्स KD इज इक्वल टू साइन M β/2 अपॉन M साइन β/2, वेयर M क्या हो गया आपके स्लॉट पर पोल पर फेस, बीटा क्या होगा हमारा स्लॉट एंगल, और N क्या हो गया स्लॉट पर पोल। तो हमने किस चीज़ से अवेयर हो गए हैं, हम लोग अवेयर हो गए हैं EMF इक्वेशन से, कॉइल स्पैन फैक्टर से, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो जब हम कॉइल स्पैन और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर स्टडी कर लेते हैं तो जो हमारी EMF इक्वेशन है नाउ बिकम्स जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर EMF इक्वेशन।
वो जो हमारा फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था कौन सा वाला, ई फेज इज इक्वल टू 4.44 एफ आई टी फेज, अब ये बदल जाता है। ई फेज मतलब ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ पर फेज, पी एच स्टैंड फॉर पर फेज। तो अब हमने कॉइल को ये वाली इक्वेशन निकालने के बाद ड्यू टू शॉर्ट पिच या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग यूज्ड इन प्रैक्टिस, तो ई फेज विल रिड्यूस्ड बाय फैक्टर के सी एंड के डी। तो इन दोनों फैक्टर को हम इस ईएमएफ इक्वेशन में ऐड कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐड नहीं बोलेंगे, इंट्रोड्यूस बोलेंगे। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन बिकम्स ई फेज इज इक्वल टू 4.44 के सी के डी फाई एफ टी फेज वोल्ट। अब हमने याद कर ली कि भाई ई फेज इज इक्वल टू 4.44 के सी के डी एफ आई टी फेज होता है। वेयर अगर आपने फुल पिच वाइंडिंग यूज़ की है तो के सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ की है तो आपने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ की है तो के डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब हमको याद रखना है कि जनरलाइज ईएमएफ इक्वेशन क्या है हमारी, 4.44 के सी के डी एफ फाई टी फेज। तो इस लेक्चर में इतना ही था। हमने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना था, के सी पढ़ना था, के डी पढ़ना था। नाउ एज यूजुअल हम हमेशा से फ्रॉम लेक्चर 1 से और लेक्चर 2 की तरफ आए तो हम चीज़ें रिवाइज करते हैं। तो मैं फिर से अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और फर्स्ट स्लाइड से फिर से एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें स्टार्ट करके फिर से आपको कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमने स्टार्ट किया था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर से, कुछ क्वांटिटी को एज्यूम किया था। फाई क्या है, पी क्या है, एनएस क्या है, एफ क्या है, जेड क्या है, जेड पी एच क्या है। देन हमने एक सिंगल कंडक्टर एज्यूम किया था, उस सिंगल कंडक्टर के लिए स्मॉल फ्लक्स निकाला था। देन उसका टोटल फ्लक्स फॉर 1 रेवोल्यूशन निकाला था, टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन निकाला था। देन एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर निकाला था। अब एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर निकालने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया एफ को पी एन एस अपॉन 120, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसमें पी एन एस अपॉन 60 को ट्वाइस एफ पे रिप्लेस किया, सब्सिट्यूट ऊपर कर दिया। देन एज्यूम किया हमने सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि फुल पिच वाइंडिंग है, तो हमने एवरेज ईएमएफ पर टर्न निकाला। देन चूँकि हम हमेशा आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं एसी में, तो इसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टर किसका, साइनोसोडल वेव के लिए हमने ई फेज निकाल लिया। इस इक्वेशन में जैसे ई फेज इज इक्वल टू 4.44 एफ आई टी फेज वोल्ट है, कहीं भी नहीं है कि ये जनरलाइज इक्वेशन है या फिर इसमें के सी के डी इन्वॉल्व है, नहीं है। तो जैसे ही हमने क्या एज्यूम किया, तो ऊपर देखो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए अगर हमने आपको याद हो फुल पिच वाइंडिंग, तो अब लेकिन ऐसा होता नहीं कि हम वाइंडिंग को कंसंट्रेटेड रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी रख देते हैं, फुल पिच भी करते हैं, शॉर्ट पिच भी करते हैं। तो हमने 2 फैक्टर स्टडी किए, के सी एंड के डी। के सी क्या है आपका, कॉइल स्पैन फैक्टर, डेफिनेशन देख ली इसकी, ठीक। डेफिनेशन क्या थी कि हमको एक रेशियो लेना है ई आर का, कब, जब कॉइल आपकी शॉर्ट पिच हो, किससे, जब कॉइल आपकी फुल पिच हो। डेरिवेशन स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की जब आपकी कॉइल्स क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक, फुल पिच में। तो फुल पिच के लिए हमने एंगल एज्यूम कर लिए, फुल पिच के लिए हमने ई आर कैलकुलेट किया, ट्वाइस ही आया। फिर हमने कॉइल्स को शॉर्ट पिच कर दिया, किस एंगल से, अल्फ़ा से। तब हमने कैलकुलेशन की, इस केस में ई आर कैलकुलेट कर लिया और दोनों ई आर का हमने रेशियो ले लिया। जैसे ही हमने रेशियो लिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया के सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे आए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे भी हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूला डेफिनेशन स्टडी की कि फैक्टर बाय विच रिडक्शन इन द ईएमएफ ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। के डी से डिनोट किया हमने, एक एम इक्वल साइड का पॉलीगॉन कंसीडर किया जिसका कि रेडियस क्या है, आर है।
ठीक, जिसमें जी आप साइड अगर ध्यान दें, आगे बढ़ें, अगर आप साइड्स में ध्यान दें तो ए बी बी सी सी डी ये सब क्या है आपकी रिप्रेजेंट कर रही ईएमएफ पर कॉइल। हमने बीटा को स्लॉट एंगल ले लिया, एंगल ओ ए बी एंगल ओ बी सी और गोज ऑन सिमिलर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सबके सब ईएमएफ ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमने बेस एंगल ले लिया, आपका कौन सा एक्स ले लिया, ठीक, उस बेस एंगल एक्स को लेके हमने फर्दर बताया कि ये ट्रायंगल जैसे है ए ओ बी दोनों ये एंगल एक्स है क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर हमने एक वाई एंगल एज्यूम किया, फिर कंपेयर किया उस वाई को बीटा से, तो नोटिस किया हमने कि दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन कौन से इक्वल हैं, अल्फ़ा एंड सॉरी बीटा एंड वाई एंगल। कंपेयर करने के बाद फिर हमने ई आर कैलकुलेशन पर ध्यान दिया। हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया, कौन सा ट्रायंगल ओ ए पी, इससे हमने ई कैलकुलेट किया जो कि निकल के आया ट्वाइस आर साइन बीटा बाई टू, ट्वाइस आर साइन बीटा बाई टू। कब, जब हमने ट्रायंगल कौन सा कंसिडर किया ओ ए बी। फिर हमने ट्रायंगल कंसिडर किया ओ ए एम, यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा गलत लग गया मुझसे, पेस्ट हो गया है, ओ ए एम है, आप प्लीज़ मेंशन करिए ट्रायंगल ओ ए एम। उस ए ओ ट्रायंगल ओ ए एम में भी आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की, साइन एम बीटा बाई टू अप्लाई किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किया, तो आपको जो ई आर मिला रिजल्टेंट ई एम एफ ट्वाइस आर साइन एम बीटा बाई टू। कब, जब कॉइल्स आपकी कैसी हो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब कॉइल्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड पे आपने ई आर फाइंड कर लिया, लेकिन अगर कॉइल आपकी कंसनट्रेटेड है तब आपने ई आर फाइंड नहीं किया, आपने सिर्फ फाइंड किया है ई। ठीक, तो सिंपली कॉइल कंसनट्रेटेड है मतलब एक ही में है, तो सबकी सब एल्जेब्रिक सम हो जाएंगी, मतलब एम ई हो जाएंगी। तो एम ई करने के लिए आपने वैल्यू ऑफ ई पुट किया, वैल्यू ऑफ ई पुट किया तो ई आर बिकम्स ट्वाइस एम आर साइन बीटा बाई टू। अब इन दोनों इक्वेशन को अपनी डेफिनेशन में पुट कर दिया, के डी की डेफिनेशन में कैंसिल आउट हुई जो चीज़ें, जैसे ट्वाइस आर कैंसिल आउट, फार्मूला बिकम्स एम साइन बीटा बाई टू अपॉन सॉरी साइन एम बीटा बाई टू अपॉन एम साइन बीटा बाई टू। बहुत कन्फ्यूजिंग है, प्लीज़ थोड़ा सा स्टडी अच्छे से करिएगा, बार बार कन्फ्यूजिंग में गलत भी हो जाता है। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन है उसको हमने चेंज कर लिया। अब हमने अपनी वाइंडिंग फैक्टर्स को प्लेस कर दिया अपनी प्रीवियस ईएमएफ इक्वेशन में, तो जो आपकी नई इक्वेशन बनी दैट न्यू इक्वेशन इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। अब इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और डेरिवेशन भी आता है, केसी के डी का डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल इसी से आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जैसे फुल पिच वाइंडिंग के लिए केसी की वैल्यू 1 होती है और कंसनट्रेटेड वाइंडिंग के लिए केडी की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर लेक्चर सेकंड आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।